जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस सीरीज की दूसरी वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम टोटल 4000 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड, जो कि इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे सभी आईटीआई टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों उसके आगे के हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आप में से काफ़ी सारे लोगों का यूआरएससी इसरो टेक्नीशियन बी का एग्ज़ाम होगा 18 अप्रैल को। तो इस वीडियो में हम मोस्टली इसरो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी दोस्तों इसरो, डीआरडीओ, बार्क जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें कि हम सभी ने डिस्कस किया था कि किस ऑसिलेटर को हम लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते हैं, जिसका कि आंसर था दोस्तों कॉलपिट्स ऑसिलेटर। अब देखिए इसमें आप एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, जो कि मैं उस वीडियो में आपको बताना भूल गया था। वो ये कि एक्चुअल जो रीज़न होता है वो ये कि जब कभी भी हम एलसी ऑसिलेटर को लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो उस टाइम जब हम उस ऑसिलेटर को डिज़ाइन करते हैं तो दोस्तों हमें एल और सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू लार्ज चाहिए होती है, यानी बड़ी चाहिए होती है। और जब हमें ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर और इंडक्टर चाहिए पड़ेगा तो उनका साइज भी बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से दोस्तों हमारा सर्किट भारी और बल्कि हो जाता है, इसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो यही कुछ दोस्तों कारण है जिनकी वजह से हम कॉलपिट्स ऑसिलेटर को लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते। ये दोस्तों इसरो टेक्नीशियन बी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी को याद रखना है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि एल और सी की वैल्यू लार्ज चाहिए होती है, तो आप उसी को टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिल्टर इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें फिल्टर्स में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स के बारे में पूछा गया है, बटरबर्थ और चेबीशेव रिस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों एक सेकंड के लिए हम चेबीशेव और बटरबर्थ रिस्पॉन्स को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार के रिस्पॉन्स एक ही इमेज में डिस्प्ले हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो ब्लू कलर से जो रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है, बेसिकली बटरबर्थ और चेबीशेव ये रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो जब कभी भी आप दोस्तों फिल्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, बैंड पास फिल्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम आप दोस्तों इन रिस्पॉन्स यानी बटरबर्थ और चेबीशेव रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर से जो रिस्पॉन्स दिया गया है वो बटरबर्थ रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कट ऑफ पॉइंट है और इसके बीच में दोस्तों ये पास बैंड है। तो जब कभी भी आप इस ब्लू कलर को देखें जो कि बटरबर्थ रिस्पॉन्स है, तो ये यहाँ पे फ्लैट है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो कम्प्लीटली फ्लैट है। इसके बाद जो ब्लैक कलर का दिख रहा है रिस्पॉन्स, ये आपका चेबीशेव रिस्पॉन्स है। तो चेबीशेव जो रिस्पॉन्स है दोस्तों वो आप देख सकते हैं इसमें रिपल है। तो चेबीशेव में रिपल होते हैं, बटरबर्थ फ्लैट होता है। इसके बाद भी दोस्तों कुछ और रिस्पॉन्स होते हैं, वो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे फिल्टर्स के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताया गया कि बटरबर्थ रिस्पॉन्स हैज अ शार्प कट ऑफ। बटरबर्थ रिस्पॉन्स में शार्प कट ऑफ होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, ये तो गलत है कम्प्लीटली। बटरबर्थ और रिस्पॉन्स हमारा फ्लैट होता है। इसके बाद यहाँ पर चेबीशेव फ्लैट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चेबीशेव में रिपल होते हैं, फ्लैट नहीं होता है। इसके बाद बटरबर्थ रिस्पॉन्स में रिपल होते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है चेबीशेव रिस्पॉन्स में रिपल होती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों ये याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इसरो 2023 जो बीएसएससी का एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन बी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, अ ट्रांसफॉर्मर विथ अ प्राइमरी कॉइल ऑफ 1200 टर्न्स इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी पावर सोर्स। तो एक ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल से जिसमें कि 1200 टर्न्स है, जो कि 240 वोल्ट एसी पावर से कनेक्टेड है, जिसकी सेकेंडरी साइड 120 टर्न्स यानी 120 टर्न्स है। तो हमें सेकेंडरी साइड का हमें आउटपुट वोल्टेज बताना है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज हमें यहाँ पे निकालना है। और हमारे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 100% यहाँ पे दी गई है। तो अब दोस्तों करना कैसे, यहाँ पे 3 वैल्यू हमें दी गई है, प्राइमरी टर्न्स की कॉइल के, और प्राइमरी वोल्टेज दिया गया है, सेकेंडरी टर्न्स दिया गया है, लेकिन हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। तो हम सभी लोगों ने दोस्तों ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंड टर्न्स इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज।
तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो जहाँ पे एमपी यानी प्राइमरी टर्न्स जो कि 1200 हैं और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो कि हमारे 120 हैं, इक्वल टू 240 जो कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज है वीपी अपॉन वीएस जो कि हमें निकालना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है वो करीब 24 वोल्ट्स के आसपास निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट एसी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट डज द टर्म PIV फॉर अ डायोड रिफर टू। PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो डायोड में PIV बेसिकली होता क्या है, तो ऑप्शन हमारे दिए गए फॉरवर्ड वोल्टेज विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, अग्रवोल्टता की क्षमता, या फिर रिवर्स वोल्टेज विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, या फिर फॉरवर्ड करंट विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, या फिर रिवर्स करंट विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली दोस्तों PIV होता क्या है, तो PIV दोस्तों होता है रिवर्स वोल्टेज विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी। किसी भी डायोड में जो PIV होता है वो बेसिकली रिवर्स कितना वोल्टेज वो हैंडल कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी होती है PIV। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या फिर नन। तो बेसिकली किस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, कॉमन एमीटर, क्योंकि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज करते हैं। ये भी दोस्तों एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, ये इसरो BSSC 2023 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच इज द फास्टेस्ट ADC। तो इनमें से कौन सा सबसे तेज ADC है। ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कई प्रकार के होते हैं, I/O2R, लैडर टाइप, डुअल स्लोप टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप। तो यहाँ पे हमसे फास्टेस्ट पूछा गया है तो हमारे ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC, डुअल स्लोप ADC, फ्लैश ADC या फिर सिग्मा डेल्टा ADC। तो ये बेसिकली चारों ही दोस्तों हमारे एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के प्रकार हैं। तो जो इनमें से सबसे फास्टेस्ट होता है हमारा फ्लैश ADC, फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे एक्यूरेसी मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है वो कौन सा ADC होता है। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन टाइप या फिर डुअल स्लोप इंटीग्रेशन टाइप। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द करंट गेन ऑफ अ बायोपोलर ट्रांजिस्टर ड्रॉप्स एट हाई फ्रिक्वेंसी बिकॉज ऑफ। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर किसके कारण हमारे बायोपोलर यानी BJT ट्रांजिस्टर का करंट गेन गिर जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस, हाई करंट अफेक्ट्स इन द बेस, या फिर पैरासिटिक इंडक्टिव एलिमेंट्स, द अर्ली अफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर की कैपेसिटेंस के बारे में। तो जब कभी भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो इसी वजह से ट्रांजिस्टर के कैपेसिटेंस के कारण ही इसका करंट गेन गिरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है IC555 इज यूज फॉर। तो IC555 टाइमर IC होती है उसका यूज हम किस में करते हैं। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं रेगुलेटिंग वोल्टेज, प्रोवाइडिंग एम्पलीफिकेशन, फिल्टरिंग के, या फिर मेकिंग ऑसिलेटर। पिछली वीडियो में दोस्तों हम सभी लोगों ने ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ऑसिलेटर कितने प्रकार के होते हैं, जो कि बेसिकली 2 प्रकार के थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं वो साइन वेव या फिर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं, और जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं वो स्क्वायर वेव या फिर ट्रायंगुलर वेव को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो 555 टाइमर IC होती है उससे हम मल्टी वाइब्रेटर सर्किट को बनाते हैं, जैसे कि आइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो गया हो, मोनोस्टेबल हो गया हो, या फिर बाइस्टेबल हो गया हो। जो कि करते क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम आइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें तो ये स्क्वायर वेव को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जनरेट करता है, स्क्वायर वेव। इसका मतलब इसका यूज हम किस में कर सकते हैं, ऑसिलेटर को बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, मेकिंग ऑसिलेटर। तो 555 IC का यूज हम ऑसिलेटर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे हमसे बोला गया है 5 सेल्स ईच विथ एन EMF ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टिंग बैटरी विल हैव। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है
कि 5 सेल हैं जिनका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर जो रिजल्टिंग जो परिणामी जो बैटरी होगी उसमें हमें कितना वोल्टेज और कितना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 2 वोल्ट और 0.5 ओम, या फिर 10 वोल्ट 2.5 ओम, 2 वोल्ट 0.1 ओम, या फिर 10 वोल्ट और 0.1 ओम। तो यही हमसे पूछा गया है कि टोटल भैया क्या होगा जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं 2 वोल्ट की 5 सेल और 0.5 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो इस सर्किट को दोस्तों आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पे E यानी हमारी बैटरी है, सेल्स हैं जो कि 2 वोल्ट EMF के साथ कनेक्टेड है और 0.5 ओम ये हमारा रजिस्टर है, इनका इंटरनल रजिस्टर है बैटरी का, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, तो जो वोल्टेज जितनी यहाँ पे देंगे उन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 वोल्ट हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों हम सभी लोगों ने पढ़ा है, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो R1 + R2 + R3 के फॉर्मूले से, तो ये सारा रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा जो कि 2.5 ओम हो जाएगा। तो जो रिजल्टिंग बैटरी रहेगी उसका जो EMF होगा वो होगा 10 वोल्ट और 2.5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इज यूज फॉर। ये टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है, A to D कन्वर्जन यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, या फिर D to A कन्वर्जन यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, या फिर टेम्परेचर टू वोल्टेज कन्वर्जन, या फिर स्ट्रेन टू वोल्टेज कन्वर्जन। तो ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो टेक्निक होती है वो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाने में यूज़ करते हैं और ये आपसे कई जगह पूछा भी जा सकता है। ये प्रीवियस दोस्तों इसरो URSC टेक्नीशियन वीक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ पे जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें होता क्या है, हमारे ऑप्शन दिए गए वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज करंट से आगे होता है 90 डिग्री, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट आगे होता है 90 डिग्री वोल्टेज से, या फिर वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज पीछे होता है करंट से 90 डिग्री, या फिर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दोनों ही एक फेज में होते हैं। तो यदि दोस्तों सर्किट इंडक्टिव है तो उस टाइम जो करंट है वो लैग करता है और वोल्टेज हमारा लीड करता है, और यदि सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है तो उस टाइम हमारी धारा लीड करती है यानी करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा क्या, तो हमारा करंट तो लैग करेगा लेकिन वोल्टेज हमारा लीड करेगा 90 डिग्री। तो वही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ जेनर डायोड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो जेनर डायोड हम यूज करते हैं वो हम बेसिकली लगाते किस लिए, उसका क्या पर्पस होता है, क्या यूज होता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं टू एम्पलीफाइड द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो जी नहीं है, इसको तो हम यूज नहीं करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए यूज नहीं करते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिवर्स वोल्टेज, तो जी नहीं, रिवर्स वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जेनर डायोड रिवर्स बायस में ही काम करता है। टू प्रोवाइड अ स्टेबल वोल्टेज रेफरेंस, तो ये दोस्तों सही है, स्टेबल वोल्टेज के लिए हम जो है अपने जेनर डायोड को यूज करते हैं। चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है टू एक्ट एज अ स्विच एंड डिजिटल सर्किट, तो स्विच के रूप में तो हम ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं, डायोड को नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जो जेनर डायोड को हम एक स्टेबल वोल्टेज के लिए, अगर हमें स्टेबल वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं। और जेनर डायोड दोस्तों हमारा रिवर्स बायस में काम करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। जब कभी भी एक इलेक्ट्रिक करंट किसी इंडक्टर से फ्लो करता है तो वो किस फॉर्म में ऊर्जा को स्टोर करता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं थर्मल एनर्जी मतलब कि हीट को स्टोर करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करता है, या फिर मैग्नेटिक एनर्जी चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करता है। तो जो हमारा इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ELCB इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ELCB होता है उसका क्या काम होता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट कंडीशन, ओवर करंट की कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन देता है, या फिर
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करता है, या फिर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज और ग्राउंड फोल्ड, तो क्या अर्थ लीकेज और ग्राउंड फोल्ड की कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है, या फिर टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रेगुलेट मतलब कि उनको नियमित करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ELCB का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ इसके फुल फॉर्म में अगर आप जब देखेंगे तो जो कि होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो उसके नाम में ही आ रहा है लीकेज, और हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज और ग्राउंड फोल्ड, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरीके से भी देखना है, लेकिन समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन अ JK फ्लिप फ्लॉप if both J and K inputs are high and the clock transition from low to high, what will be the output state Q of the flip flop after clock transition? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, Q will toggle मतलब Q टॉगल करेगा, Q will be set to 0, Q हमारा 0 हो जाएगा, या फिर Q will be set to 1 या Q हमारा 1 हो जाएगा, या फिर Q is same as the previous state, जैसा Q पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो JK फ्लिप फ्लॉप होता है जब उसमें दोनों ही इनपुट 1 होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, तो उस टाइम जो Q है वो हमारा टॉगल करने लगता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, टॉगल करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे दिए गए 4:1 मल्टीप्लेक्सर में यदि 4 हमारे इनपुट होते हैं ABCD और 2 हमारे सिलेक्शन लाइन होते हैं S1 जो कि MSB है एंड S0 जो कि LSB है, तो किस कॉम्बिनेशन से हम C इनपुट को कंट्रोल करेंगे? तो डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया है। अब देखिए 2 हमारी सिलेक्शन लाइन है S0 एंड S1, और यदि हमें C इनपुट को सिलेक्ट करना है तो टोटल हमारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं S0 S1 ये हमारी सिलेक्शन लाइन है और ABCD ये हमारे 4 यहाँ पे इनपुट है। तो यदि हम 0 0 देंगे S1 एंड S0 को तो हम A को हम सिलेक्ट कर पाएंगे, मतलब A इनपुट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, C को सिलेक्ट करना है, तो C को सिलेक्ट करने के लिए हमें S1 को 1 करना पड़ेगा और S0 को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी हमारे दिए गए S1 0 0, तो हमें देखना है तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में आप देखिएगा तो S1 हमारा 1 है और S0 हमारा 0 है, तभी हम C को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे MSB और LSB को ध्यान में रख के आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें कन्फ्यूजन हो गई तो आप जो है ऑप्शन गलत भी कर सकते हैं। तो जब भी ये ऐसा दिया हो, यदि MSB और LSB दिया हो तो उसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इफ 120 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 60 सेकेंड द करंट इन द कंडक्टर इज। तो ये दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें हमें चार्ज दिया गया है और बोला गया है कि अगर यदि 120 कूलम का चार्ज एक 60 सेकेंड में किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो करंट कितना होगा। तो दोस्तों हम सभी लोगों ने करंट यानी धारा, विद्युत धारा की डेफिनेशन पढ़ी है और हम सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला जो कि I = Q/T होता है। तो बस Q की वैल्यू हमें दी गई है 120 कूलम और T यानी टाइम हमारा दिया ही हुआ है सेकंड में जो कि 60। तो जस्ट वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर। तो हमारे ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 360 वॉट बल्ब्स आर इन पैरेलल अक्रॉस द 230 वोल्ट पावर लाइन, इफ वन बल्ब बर्न्स आउट तो फिर क्या होगा। देयर विल बी हैवी करंट इन द मेन लाइन, क्या मेन लाइन में जो हैवी करंट फ्लो होने लगेगा। रेस्ट ऑफ द 2 बल्ब्स विल नॉट लाइट, जो 2 और बल्ब लगे हैं वो ग्लो नहीं करेंगे, या फिर ऑल 3 बल्ब्स विल नॉट लाइट, मतलब कि तीनों ही बल्ब नहीं जलेंगे, या फिर द अदर 2 बल्ब विल रिमेन ग्लोइंग, जो 2 अदर बल्ब लगे हुए हैं वो ग्लो करते रहेंगे। तो ये बेसिकली हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों पैरेलल में हमारे जो इस तरीके से बल्ब कनेक्टेड है और यदि एक बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो गया, मान लीजिए बर्न्स आउट हो गया, तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे, जलते रहेंगे या फिर नहीं जलेंगे। तो दोस्तों पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये भी जलता रहेगा और ये भी ग्लो करता रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही आ जाएगा, द अदर 2 बल्ब्स विल रिमेन ग्लोइंग, क्योंकि दोनों ही बल्ब हमारे जलते रहेंगे क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। यदि तीनों ही बल्ब सीरीज में कनेक्टेड होते तो यदि एक भी बल्ब उनमें से जलता है, खराब होता, तो वो ओपन सर्किट हो जाता, वहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं होता, तो उस कंडीशन में हमारे 2 बल्ब ग्लो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर पैरेलल में है तो इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किट नहीं होगा, ओनली इस ब्रांच में करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बल्ब यहाँ पे खराब हो चुका है। लेकिन रिमेनिंग 2 जो होंगे ब्रांचेस, 2 बल्ब होंगे, वो रिमेनिंग जो 2 बल्ब होंगे वो ग्लो करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
इफ द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज 2800 मिली एम्पियर आवर, इट कैन सप्लाई 1.4 एम्पियर करंट फॉर 200 मिनट्स, 100 मिनट्स, 120 मिनट्स या फिर 240 मिनट। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 2800 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है जो कि 1.4 एम्पियर का करंट अगर वो फ्लो करा रही है तो वो कितने समय के लिए फ्लो करा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो हमें बैटरी की टोटल कैपेसिटी दी गई है और दूसरा हमसे पूछा गया कि 1.4 एम्पियर सप्लाई कर रही है और जो कि एम्पियर में दिया हुआ है, और जो बैटरी की टोटल कैपेसिटी है मिली एम्पियर आवर में दी है, मतलब मिली में दी हुई है। तो अब आपको करना क्या है, या तो आप इस टोटल कैपेसिटी को आप एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर जो एम्पियर में है उसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ही जो 2800 मिली एम्पियर हावर दिया गया है इसको हम एम्पियर हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको में आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो कि 2.8 एम्पियर हावर हो जाएगा। तो 2.8 एम्पियर हावर में जब आप 1.4 एम्पियर हावर्स को से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2, यानी 2 हावर्स। यानी यदि 2800 मिली एम्पियर हावर की बैटरी है, यदि वो 1.4 एम्पियर का करंट सप्लाई करे तो वो 2 घंटे के लिए सप्लाई कर सकती है, उसके बाद सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 हावर्स निकला हुआ है, यानी 2 घंटा निकला हुआ है, लेकिन ऑप्शन में मिनट्स दिया हुआ है। तो 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो 120 मिनट्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 120 मिनट के लिए, मतलब 120 मिनट के लिए भैया इतना करंट सप्लाई करेगी तो बैटरी चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन अ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन। तो जो दोस्तों ट्रांसफार्म होता है स्टेप अप या स्टेप डाउन, उसमें जो पावर ट्रांसफर होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो किसको बिना बदले चेंज होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या फिर कैपेसिटेंस। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट तो चेंज होता है लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है, अ ट्रांजिस्टर हैज अ टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा 200 इफ द कलेक्टर करंट इज 15 मिली एम्पियर देन बेस करंट विल बी। तो यहाँ हमें बीटा दिया गया है, कलेक्टर करंट दिया गया है और बेस करंट हमसे पूछा गया है, और हमारे ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं 0.75 मिली एम्पियर, 0.3 मिली एम्पियर या फिर 0.075 मिली एम्पियर या फिर 7.35 मिली एम्पियर। तो दोस्तों हम सभी लोगों ने बीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बीटा इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट या फिर बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB। और यहाँ पे हमें बेस करंट निकालना है ना IB, तो IB को हम इधर ले जाएंगे, बीटा को इसके नीचे लेके आएंगे, तो बेस करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन बीटा हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू दी गई है और कलेक्टर करंट दिया ही गया है, तो जस्ट कैलकुलेशन आपको करना है और कैलकुलेट करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, द एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इज। तो जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 90 to 95%, 95 to 100%, 60 to 65% या फिर 75 to 80%। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, 75 to 80%, जो कि 78.5% के आसपास होती है। तो इसी के बीच में होती है तो हम इसको टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, अ फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ SI यानी सिलिकॉन डायोड, a resistance of 1 kilo ohm is in series with the diode, the current through the diode is। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से सर्किट दिया गया है जहाँ पे एक डायोड एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है 1 किलो ओम के, और जो डायोड है वो सिलिकॉन डायोड है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो इसमें से 10 वोल्ट में से हम इसको घटाएंगे तो 9.3 वोल्ट बचेगा, और हमें निकालना करंट है I। तो ओम के नियम से हम सभी लोग जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट करी है 9.3 वोल्ट, और R हमें दिया गया 1 किलो ओम। तो 1000 से जब हम 9.3 में भाग देंगे तो 9.3 मिली एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, एन ऑप एम्प एज अ वोल्टेज फॉलोअर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ। तो जब ओप एम्प दोस्तों हम ओप एम्प से वोल्टेज फॉलोअर बनाते हैं तो उसका वोल्टेज गेन कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, 0 होता है, यूनिटी होता है या फिर लेस देन यूनिटी होता है। तो ये भी दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इकाई यानी एक रहता है यानी यूनिटी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टिव कंपोनेंट, इनमें से कौन सा एक रजिस्टिव कंपोनेंट है। तो एलईडी है, फोटोडायोड है, एलडीआर है या फिर एससीआर है। तो दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये डायोड है और ये फोटोडायोड है, ये तो रजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है। और बात करें एससीआर की, तो एससीआर का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या, एलडीआर, एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये दोस्तों एक रजिस्टिव कंपोनेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है जहाँ पे एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलल में। तो ये सर्किट कौन सा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्यून सर्किट है, टाइमिंग सर्किट है, डिले सर्किट है या फिर सिमिट सर्किट है। दोस्तों जब कभी भी आपको इंडक्टर और कैपेसिटर इस तरीके से दिखे तो उसको हम बोलते हैं ट्यून सर्किट। तो आप सभी को याद रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पीसीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीसीएम स्टैंड्स फॉर पल्स कैरियर मॉड्यूलेशन, प्राइमरी कोड मॉड्यूलेशन या फिर पल्स कोड मॉड्यूलेशन या फिर प्राइमरी चैनल मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों पीसीएम बेसिकली एक मॉड्यूलेशन का प्रकार है और हम सभी लोगों ने मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। मॉड्यूलेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। और एनालॉग मॉड्यूलेशन भी दोस्तों बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। और इसी के साथ साथ पल्स मॉड्यूलेशन भी होता है जो कि एनालॉग मॉड्यूलेशन का ही प्रकार होता है, जिसमें कि पीएएम, पीसीएम, पीपीएम या फिर पीडब्ल्यूएम, जिसको कि हम पल्स बिट मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और इसी तरह जो डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है वो एएसके, एफएसके और पीएसके होते हैं, यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमसे पीसीएम यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो कि पल्स मॉड्यूलेशन का ही टाइप है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे दिया गया है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमसे दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है। तो ये दोस्तों बेसिकली मैंने जब आपको कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया था तो उस वीडियो में आपको डिटेल से बताया था डीएफसीसीएल के लिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको डिटेल से पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों जो इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो बेसिकली होता है VM/VC, जहाँ पे जो VM होता है वो हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज होता है और जो VC होता है वो हमारे कैरियर सिग्नल का वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, VM/VC। इसी तरह दोस्तों आपसे FM मॉड्यूलेशन का भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जा सकता है, जो कि FD/FM होता है, जहाँ पे FD होता है फ्रिक्वेंसी डेविएशन और FM होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। अब देखिए दोस्तों जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है वो कहीं कहीं आपको ΔF/FM भी देखने को मिल जाता है, तो ये इस चीज़ का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन अ माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें से माइक्रो प्रोसेसर में क्या अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर या फिर कंट्रोल यूनिट। तो देखिए दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU, जिसको कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। तो CPU में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है हमारा ALU, दूसरा होता है हमारा CU जिसको कि हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है मेमोरी या फिर जिसको कि हम रजिस्टर भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको मैन मेमोरी या फिर कैश मेमोरी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यही तीन पार्ट बेसिकली CPU में होते हैं। तो हमारा ALU भी होता है, रजिस्टर भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है, लेकिन क्या नहीं होती, रैम नहीं होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस चीज़ का आप जरूर से याद रखिएगा, ये इसरो BSSC टेक्नीशियन B के एग्जाम में पूछा गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा गया है टू मेजर हाई टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बेस्ड RTD इज यूज्ड। तो RTD में हम मतलब किस मेटल बेस्ड RTD को यूज़ करेंगे यदि हमें 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, निकल है, कॉपर है, प्लेटिनम है या फिर गोल्ड है। तो दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हैं अलग अलग मेटल का यूज़ करके हम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो कॉपर का यूज़ करेंगे तो -200 से 260 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। निकल का यूज़ करेंगे तो -80 to 260 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। प्लेटिनम का यूज़ करेंगे तो -200 से 850 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमसे रेंज में पूछा गया ना कि 600 डिग्री सेल्सियस तक,
तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्लेटिनम बेस्ड आरटीडी को यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ AM ट्रांसमिशन इज 33.33%, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ SSB/SC। अब SSB/SC का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो हम सभी जानते हैं, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और इसी प्रकार से एक और होता है DSB/SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि अगर AM की यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो एफिशिएंसी है वो 33.33% है, तो SSB/SC की क्या होगी। तो आप सभी को याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एफिशिएंसी होती है वो 33.33% होती है, और जो DSB/SC होता है उसकी 50% होती है, और जो SSB/SC होती है उसकी 100% होती है। तो हमारे ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया 100%, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो या फिर कहीं कन्फ्यूजन रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और दोस्तों जितने भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है चीज़ों की, अगर इनमें से किसी भी चैप्टर्स की अगर आपको डिटेल जो है क्लासेस चाहिए है, डिटेल आपको पढ़ना है एकदम डिटेल से, जीरो से हीरो तक, तो आप दोस्तों इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जरूर से बताइएगा। आगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इन चैप्टर से रिलेटेड क्लासेस देखने को मिलेगी, वो भी डिटेल क्लासेस। तो आप सभी इस पर जो है मैसेज कीजिएगा, कॉल वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है, ये टीम का नंबर है, और वैसे भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं अगर आप कॉल करेंगे तो। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।